हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर की एक विषय रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एजी 501 का 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है खास करके महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ वालों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन सबके लिए लाभदायक, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो है वह 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए उनके लिए खास करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन ये वीडियो सबके लिए उपयोगी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एकीकृत वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में बताइए। ठीक है, एकीकृत वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में बताइए, IWMP के बारे में बताइए, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, या इसको बोला जाता है हिंदी में एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है, एकीकृत वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। उसके पहले मैंने आप लोग को वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होता है, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है मैंने बताया है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे एकीकृत वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। चलिए देखते हैं। तो भारत का कृषि योग्य क्षेत्र 142 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, हमारा जो भारत देश है यहाँ पर कृषि योग्य क्षेत्र कितना है, 142 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 85 मिलियन हेक्टेयर जो है वह वर्षा आधारित है। 85 मिलियन हेक्टेयर उसमें से क्या है, वर्षा आधारित है। अब बात आती है वर्षा आधारित मतलब क्या होता है, वह खेती जो वर्षा के रूप में आधारित हो उसको वर्षा आधारित खेती कहा जाता है, मतलब जो वर्षा के पानी से खेती होता हो। तो हमारा जो भारत देश है यहाँ पर पूरा टोटल 142 मिलियन हेक्टेयर खेती जो है कृषि योग्य है, जिसमें से 85 मिलियन वर्षा आधारित है। और कम कृषि उत्पादकता, मिट्टी के क्षरण, जल धारण क्षमता की कमी और पशुधन की खराब गुणवत्ता से ग्रस्त है। ठीक है, तो यह जो 85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है यह कम कृषि उत्पादकता, क्योंकि इससे कृषि की उत्पादकता में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि वर्षा जो होता है वह टाइम से नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, कम कृषि की उत्पादकता होती है, मिट्टी का क्षरण होता है, मतलब धूल के रूप में मिट्टी होती है वो उड़ने लगती है, जल धारण क्षमता में कमी आती है, मिट्टी होती है वह जल को सोखती नहीं है, जल को धारण नहीं करती है, पशुधन की गुणवत्ता जो होती है वह खराब हो जाती है। इससे जो गांव के लोग हैं, जो किसान वो क्या बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं। इन सभी कारकों ने मिलकर इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए घोर गरीबी और कुपोषण पैदा कर दिया। ठीक है, यह सब जो भी कारक मैंने आपको बताया कि कम जल धारण क्षमता, मिट्टी का क्षरण और पशुधन की खराब गुणवत्ता, कम कृषि उत्पादकता, इन सभी कारकों ने मिलकर इन कृषि क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए घोर गरीबी मतलब बहुत ज्यादा गरीबी और कुपोषण पैदा कर दिया है। ठीक है, इसके बाद यह सूचना जब IWMP को पढ़ती है, मतलब एक प्रोग्राम है ये IWMP, तो यह सब प्रोग्राम कब लागू किया गया, क्यों लागू किया, ये सब मैं आप लोग बताऊंगा। उससे पहले जानेंगे तो IWMP का उद्देश्य क्या है, मिट्टी के कटाव को रोकना, जैसा कि जिससे क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा ग्रस्त हों उस कटाव को रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना, वनस्पति आवरण का पुनर्जनन मतलब फिर से पेड़ पौधे को पुनर्जन्म जनित करना, मतलब पेड़ पौधे को लगाना, वर्षा जल संचयन की शुरुआत और भूजल स्तर को पुनः रिचार्ज करना। ठीक है, तो IWMP जो है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसका उद्देश्य मिट्टी के कटाव को रोकना मतलब सॉइल इरोजन को रोकना, वनस्पति आवरण का पुनर्जन्म फिर से खेती हो, और वर्षा जल संचयन मतलब जो वर्षा का जल हो उसको संचित करना हो। जल संचयन क्या होता है, तो जब वर्षा ऋतु वर्षा होती है तो उसके अतिरिक्त जल जो भूमि पर बहने लगता है उसे एकत्रित करके वाष्पोत्सर्जन तथा निस्पंदन के हानियों से बचाकर कृषि के रूप में प्रयोग लेने की प्रक्रिया को ही जल संचयन बोला जाता है। तो IWMP का उद्देश्य यही है कि मृदा के कटाव को रोकना, वनस्पति आवरण का पुनर्जनन मतलब फिर से खेती हो सके अच्छी तरीके से, वर्षा जल का संचयन की शुरुआत किया जाए, और भूजल स्तर को पुनः रिचार्ज करना। रिचार्ज का मतलब क्या होता है, पुनः भूजल स्तर को बढ़ाना। ठीक है, यही IWMP का मुख्य उद्देश्य है। रिचार्ज का मतलब जैसे आपका फोन है उसमें से रिचार्ज खत्म हो जाता है, आप लोग रिचार्ज कर देते तो क्या होता है, फिर से आपके फोन में बैलेंस आ जाता है, फिर से अनलिमिटेड डेटा मिलने लगता है आप लोग को। तो वही ऐसा रिचार्ज भूमि में होता है। तो भूमि का जो भूजल स्तर होता है जब वो नीचे चला जाता है तो उसे रिचार्ज करके भूजल स्तर को ऊपर लाया जा सकता है। ठीक है, तो यही IWMP का मुख्य उद्देश्य था। याद रखिएगा, यदि आपको कुछ नहीं याद है एकीकृत वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में, वैसे याद कर लीजिएगा, बहुत आसान शब्दों में मैंने लिखा। ठीक है, यदि नहीं याद होगा तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि इंटीग्रेटेड वाटर शेड प्रबंधन प्रोग्राम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के कटाव को रोकना, वनस्पति आवरण का पुनर्जनन, वर्षा जल संचयन की शुरुआत और भूजल स्तर को पुनः बढ़ाना है, क्योंकि इससे किसानों को बहुत अधिक हानि होती थी।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं यदि याद नहीं आएगा कुछ तो। चलिए आगे देखते हैं। IWMP इन सभी समस्याओं का समाधान करने, आजीविका के अवसरों में वृद्धि के माध्यम से इन लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सभी सरकारी एजेंसियों को एक आम कार्यक्रम के तहत एक साथ लाने का प्रयास करता है। ठीक है, जो IWMP है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, यह विभिन्न जो आजीविका के अवसर में वृद्धि करने वाले माध्यम होते हैं और उनके जीवन स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो भी सरकारी एजेंसियां हैं उन सभी को एक साथ लाने के लिए एक आम कार्यक्रम के तहत एक साथ लाने का प्रयास किया। किसने? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो यदि आपसे कोई पूछ दिया तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या, उसने क्या किया, या उसका एग्जाम ये पूछ दे, तो आप लोग बताएंगे कि इसने समस्याओं का समाधान करने के लिए आजीविका के अवसर में वृद्धि के माध्यम से उन लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सभी सरकारी एजेंसियां जो एक आम कार्यक्रम के तहत एक साथ लाने का प्रयास किया। ठीक है, सभी सरकारी एजेंसियों को एक आम कार्यक्रम के तहत एक साथ लाने का प्रयास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम ने किया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट है इसी में, तो IWMP को, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को 2009-10 में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ध्यान से सुनिएगा, ये सब विकास कार्यक्रम है। ठीक है, और ये जो IWDP है इन सभी का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, मैं बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो IWMP का मतलब इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को 2009-10 में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए एक समान एकीकृत कार्यक्रम के तहत लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यह जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है इसको 2009-10 में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, IWDP, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम DDP और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को एक सामान्य उचित कार्यक्रम के तहत लाने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आपको यह क्वेश्चन में अब कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप लोगों को कहीं से कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में किसी को भी, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें से एक 3 है, इसमें से एक जरूर आएगा। ठीक है, पहला इसमें शुष्क खेती, दूसरा शुष्क भूमि खेती और तीसरा वर्षाधीन खेती। तो इसमें से एक जरूर आएगा 100%। ठीक है, तो शुष्क खेती क्या है, ड्राई फार्मिंग क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है, रेनफेड फार्मिंग क्या है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने तीनों को एक में जोड़ दिया। तो शुष्क खेती क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। शुष्क खेती क्या होता है, ड्राई फार्मिंग क्या होता है। ड्राई फार्मिंग बार बार एग्जाम पूछता है, ड्राई लैंड फार्मिंग पूछता है और रेनफेड फार्मिंग भी पूछता है। तो ड्राई फार्मिंग क्या होता है, तो ऐसा स्थान या ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होता है। ऐसा स्थान या ऐसा क्षेत्र जहां पर एक वर्ष में जो वर्षा होती है वह 750 मिलीमीटर से कम होती है, वहां पर खेती करना शुष्क खेती कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होता है वहां पर खेती करना शुष्क खेती कहलाता है। याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, जहां पर वार्षिक वर्षा क्या हो, सिर्फ आपको यह याद रखना है, जहां पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है उसको शुष्क खेती कहते हैं। ठीक है, यदि पूछ दिया कि यह स्थिति कब आती है, तो जब आप बताएंगे कि जब लंबी अवधि तक वर्षा नहीं होती है तो यह परिस्थिति आ जाती है। जब लंबी अवधि तक वर्षा नहीं होती तो शुष्क खेती की परिस्थिति आ जाती है। इसमें फसलों के नष्ट होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इस प्रकार की खेती के लिए नमी संरक्षण आवश्यक होता है। देखिए यह जो एक पॉइंट है, इस प्रकार की खेती के लिए नमी संरक्षण आवश्यक है, इसको आप लोग हर जगह यूज कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो वहां पर आप लोग लिखिएगा इस प्रकार की खेती के लिए नमी का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि हम लोग का जो सब्जेक्ट है इस पूरे सब्जेक्ट में ही पढ़ना है कि हम लोग कम पानी में खेती कैसे करें। ठीक है, तो यह था शुष्क खेती। शुष्क खेती किसे कहते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है वहां पर खेती करना शुष्क खेती कहलाता है। ऐसे क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों में ऐसी अवस्था लंबी अवधि तक वर्षा न होने के कारण हो जाती है। इसमें फसलों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार की खेती के लिए नमी संरक्षण की तकनीक को अपनाकर खेती की जाती है। दूसरा शुष्क भूमि खेती, तो उसमें क्या था, उसमें 750 mm से कम था। और इसमें क्या है, ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से अधिक हो लेकिन 1150 मिलीमीटर से कम हो। ठीक है,
ऐसा स्थान या ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक हो तथा 1150 mm से कम हो, उस स्थान पर खेती करना शुष्क भूमि खेती कहलाता है। शुष्क खेती क्या था? वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती थी तो उसको बोलते थे शुष्क खेती। शुष्क भूमि खेती क्या होता है? जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक होती है लेकिन 1150 mm से कम होती है, ऐसे स्थान पर खेती करना शुष्क भूमि खेती कहलाता है। ये ऐसी अवधि कब आती है, ऐसी परिस्थिति कब आती है? तो जब कुछ अवधि के लिए वर्षा नहीं होती तो यह स्थिति आती है। जब कुछ अवधि के लिए वर्षा नहीं होती तो यह ऐसी स्थिति आती है। और उसमें क्या था? शुष्क खेती में जब लंबी अवधि तक वर्षा नहीं होती थी तो ऐसी स्थिति आती थी। शुष्क खेती में क्या है? जब कुछ अवधि के लिए वर्षा नहीं होगी तो यह स्थिति आती है। इसमें फसल के नष्ट होने की संभावना शुष्क खेती से कम होती है। तो जो शुष्क खेती था उससे कम संभावना होती है इसमें फसल के नष्ट होने की, क्योंकि इसमें 750 mm से ज्यादा वार्षिक वर्षा हो रही है। वार्षिक वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक साल में जो भी एनुअल रेनफॉल बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, और एक साल में जो वर्षा होती है उसी को बोल रहा है वार्षिक वर्षा। अगला है, यह सेमी एरिड की श्रेणी में आता है। यह जो है हमारा शुष्क भूमि खेती, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यह शुष्क भूमि खेती के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं वर्षाधीन खेती या रेनफेड फार्मिंग, और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि सब्जेक्ट का नाम यही है रेनफेड फार्मिंग। तो ऐसे क्षेत्र या ऐसे स्थान जहां पर वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक होता है उस क्षेत्र में खेती करना वर्षाधीन खेती कहलाता है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र या ऐसा स्थान जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक होता है उस क्षेत्र में खेती करना वर्षाधीन खेती कहलाता है। ऐसे क्षेत्र में ऐसी स्थिति कब आती है? जब इस क्षेत्र में तो ऐसी स्थिति कब आएगी? जब वर्षा होती रहेगी लगातार उस समय आएगी। जब टाइम टाइम पे वर्षा होगी तो ये ऐसी स्थिति आती है। ठीक है, यदि पूछ लिया कि ऐसी वर्षाधीन खेती की परिस्थिति कब आती है, तो जब समय समय पर वर्षा हो जाती है तो वर्षाधीन खेती की परिस्थिति आती है। इसमें फसल के नष्ट होने की संभावना नगण्य होती है, मतलब न के बराबर होती है, बहुत ज्यादा कम होती है फसल के नष्ट होने की संभावना। यहाँ जल निकास आवश्यक होता है, वर्षाधीन खेती में जल निकास जो होता है तो अब बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। अब देखिए मैं तीनों एक बार बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, इससे अच्छा आप लोग को कोई बताएगा नहीं। ठीक है, मैंने पहला होता है शुष्क खेती। शुष्क खेती, ठीक है, इसमें मैंने बताया शुष्क खेती क्या होता है? 750 mm से वार्षिक वर्षा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, क्या होगी? कम होगी। मैंने बताया शुष्क भूमि खेती। शुष्क भूमि खेती, तो इसमें क्या होगा? 750 से 1150 mm तक वार्षिक वर्षा होगी तो उसको क्या बोलेंगे? शुष्क भूमि खेती। वर्षाधीन खेती मैंने बताया जब 1150 mm से अधिक वर्षा होगी तो उसको बोलेंगे वर्षाधीन खेती। ठीक है, ये तो तुरंत बात होगी। अब बात आती है कि ऐसी परिस्थिति कब आती है, तो शुष्क भूमि में ऐसी परिस्थिति कब आती है? जब लंबी अवधि तक वर्षा नहीं होती है। शुष्क भूमि खेती में कब ऐसी परिस्थिति आती है? जब कुछ अवधि के लिए वर्षा नहीं होती है। और वर्षाधीन खेती में ऐसी अवस्था कब आती है? तो जब वर्षा समय समय पर हो जाती है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इसमें शुष्क खेती में फसल के नष्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक होती है। शुष्क भूमि खेती जो होता है इसमें शुष्क भूमि से कम संभावना होती है फसल के नष्ट होने की, और जो वर्षाधीन खेती होता है इसमें न के बराबर फसल के नष्ट होने की संभावना होती है। तो यह था आपका दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को अपने से कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि इसमें सूखा प्रवण या सूखा सहनशीलता वैरायटी को लिखिए। ठीक है, दो सूखा सहनशीलता वैरायटी को लिखिए, ड्रॉट टॉलरेंस जिसे बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो सूखा सहनशीलता जो वैरायटी होती है, सूखा प्रतिरोधी वैरायटी, उसके बारे में बताऊंगा कुछ वैरायटी के बारे में। चलिए देखते हैं ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी, जिसमें पहला राइस। तो राइस में पहला वैरायटी सवर्णा सब्जेक्ट 1। ठीक है, सवर्णा सब्जेक्ट 1। ड्रॉट गार्ड, ड्रॉट गार्ड, ठीक है, यह था राइस की दो वैरायटी। मेज का DKC 63 और 42, DKC 63 और 42 याद रखिएगा। मेज का है, राइस का सवर्णा SUB1, ड्रॉट गार्ड। ठीक है, अगला देखते हैं वीट का। मेज का ने होता है DKC 63 और 42। वीट का ड्राईलैंड 502, बहुत ज्यादा पॉपुलर है यह वैरायटी सूखे क्षेत्र की, ड्राईलैंड 502 वीट की। ठीक है, याद रखिएगा वीट की ड्राईलैंड 502। और CIMMYT C528, CIMMYT C528। ठीक है, याद रखिएगा यह वीट का 2। और बार्ली का देख लेते हैं। बार्ली का डायमेंट और टाडमोर, ठीक है, यह हो गया बार्ली का, और डायमंड हो गया बार्ली का, 2 हो गया बार्ली का। आगे देखेंगे सारगम का। तो सारगम का 60 और 60 ICS भी 700,
ICS भी 700। यह था आपका सॉरगम का। अगला देखते हैं मस्टर्ड का। तो मस्टर्ड का देखते हैं NRCDR धान 42। NRCDR धान 42 देखिए यह मस्टर्ड का है। और सरसों महक मस्टर्ड का 2 वैरायटी हो गया, ठीक है। और अगला है पी का। तो पी का एक आशा याद रखिएगा, एक पार्वती याद रखिएगा। तो आशा और पार्वती मैंने क्या क्या बताया याद रख, फिर से सुन लीजिए एक बार। राइस का मैंने बताया सवर्णा सब्जेक्ट 1। और मैंने बताया ड्रॉट गार्ड DROUGSTGARD, ठीक है, ड्रॉट गार्ड। उसके बाद मैंने बताया मेज का मैंने बताया DKC 63 और DKC 42, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया बार्ली का डायमंड याद रखिएगा। देखिए मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए ये चीज, एग्जाम में जरूर पूछेगा कहीं ना कहीं। डायमंड और टाडमार, यह तो हो गया आपका बार्ली का। स्वारगम का मैंने बताया 60 और ICS भी 700। उसके बाद मैंने बताया मस्टर्ड का NRCDR धान 42। NRCDR धान 42 देखिए मस्टर्ड का एक वैरायटी। दूसरा वैरायटी इसका सरसों महक। ये तो आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए, बस महक याद रख लीजिए। मस्टर्ड मतलब सरसों महक, ठीक। पी का फिर मैंने बताया आप लोगों को आशा और पार्वती। तो यह वैरायटी जो मैंने बताया आप लोगों को 7 क्रॉप की मैंने बताया, याद रखिएगा। कोई भी इसमें से पूछ सकता है या नहीं पूछेगा, बोल देगा कि किसी भी फसल की 2 सूखा प्रतिरोधी किस्मों को लिखिए। तो आप लोग इसमें से किसी भी 2 किस्मों को लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं यह वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन नहीं था, मैंने आप लोग को ऐसे ही बता दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन छोटा सा है। वर्षाधीन खेती की समस्या। जो वर्षाधीन खेती है, ड्राई लैंड फार्मिंग है, उसकी क्या समस्या है, सॉरी रेनफेड फार्मिंग बोल सकते हैं, क्या समस्या है उसकी, तो उसको देखेंगे। तो पहला है मानसून की अनियमितता, मतलब मानसून जो है समय समय पर नहीं आता, कभी भी मानसून आ जाता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम वर्षा हो जाती है, ठीक है। जब मानसून आता है तो कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम वर्षा हो जाती है। कम जल धारण क्षमता, वाष्पोत्सर्जन, देखिए वाष्पोत्सर्जन जो होता है बहुत अधिक हो जाता है। मानसून, ये सब क्या है, ये सब वर्षाधीन खेती की समस्या है, याद रखिएगा। छोटा सा ये देखिए, इसको तो लिखने का तो बहुत बड़ा आप लोग बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे पहला मानसून की अनियमितता, आप लोग इसमें लिखेंगे कि मानसून की अनियमितता की वजह से हमें वर्षाधीन खेती करने में समस्या आती है। इससे क्या होता है, इससे वर्षा जो है समय समय पर नहीं होता, जिससे हमारी फसलों को काफी नुकसान होता है। इस प्रकार से इसमें आप लोग लिखेंगे। अगला पॉइंट कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम वर्षा, इसमें लिखेंगे कि जब वर्षा होती है तो कहीं पर ज्यादा वर्षा हो जाती है जिससे फसल नष्ट हो जाता है, और कहीं पर वर्षा कम होती है जिससे फसल को नुकसान होता है, ठीक है। तो कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा वर्षा हो जाना। अगला कम जल धारण क्षमता, तो जब वर्षा होती है तो भूमि जल को धारण नहीं कर पाती, जिससे जल जो होता है वह वाष्पोत्सर्जन के रूप में उड़ जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, और उससे क्या होता है, उससे हमारी भूमि जल धारण नहीं कर पाती है, और इससे क्या होता है, इससे हमें नुकसान होता है। अगला वाष्पोत्सर्जन, तो जब भूमि जल धारण क्षमता कम रहेगी, जल को धारण नहीं कर पाएगी, तो वाष्पोत्सर्जन होगा और पानी जो वाष्प बनकर उड़ जाएगा। अगला है मानसून, तो मानसून जो समय समय पर नहीं आता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार आप लोग अपने से लिख सकते हैं बढ़ाकर। देखिए मैं इसलिए पॉइंट पॉइंट बताया ना, क्योंकि आप लोग पॉइंट में हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछे, इसकी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको, और एग्जाम पूछेगा। अभी मैंने ये सब जो भी चीजें यहाँ पर मैंने आप लोगों को पीछे बताई, ठीक है, जो मैंने बताया कि वर्षाधीन खेती क्या होता है, शुष्क खेती शुष्क भूमि खेती क्या होता है, वही चीजें यहाँ पर। तो पूछा है वर्षाधीन खेती और शुष्क खेती या शुष्क भूमि खेती में अंतर बताइए। वर्षाधीन खेती शुष्क खेती या शुष्क भूमि खेती में क्या अंतर, उसको बताना है। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इधर वर्षाधीन खेती है, इधर शुष्क भूमि खेती या शुष्क खेती है, ठीक है। तो देखिएगा बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। तो हमने बताया था रेनफेड फार्मिंग में भी ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र को रेनफेड फार्मिंग कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आप लोग ये लिखिएगा कि ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक होता है। ड्राई फार्मिंग लिखिएगा ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 1150 mm से कम होता है, ठीक है। रेनफेड फार्मिंग में 1150 mm से अधिक होता है, ड्राई फार्मिंग में 1150 mm से कम होता है। रेनफेड फार्मिंग में वायु वेग कम होता है, रेनफेड फार्मिंग जो होता है वहां पर वायु वेग जो होता है बहुत ही कम होता है, और विंड वेलोसिटी इसको बोल सकते हैं। और ड्राई फार्मिंग में वायु का वेग जो होता है वह अधिक होता है। अगला है वर्षा का पर्याप्त तथा अपेक्षाकृत अच्छा वितरण होता है, ठीक है। जो रेनफेड फार्मिंग होता है इसमें वर्षा का पर्याप्त वितरण हो जाता है और अपेक्षाकृत अच्छा वितरण भी होता है। लेकिन जो ड्राई फार्मिंग होता है यहाँ पर कम वर्षा के साथ साथ
अनियमित रूप से वर्षा होती है, कहीं पर ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर कम हो जाएगी। और जो रेनफेड फार्मिंग होता है यहाँ पर अपेक्षाकृत अच्छा वितरण हो जाता है। अगला है इवापोरेशन कम होता है, ठीक है। रेनफेड फार्मिंग जो होता है इसमें वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह कम होता है। जो ड्राई फार्मिंग होता है यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह बहुत ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। रेनफेड फार्मिंग में फसल के नष्ट होने की संभावना जो होती है वह न के बराबर होती है, और ड्राई फार्मिंग में फसल के नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। तो यह था दोनों में अंतर, ठीक है। तो मैंने 5 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। इसके बाद आप लोगों का आएगा मैराथन क्लास, ठीक है। मैराथन क्लास जो आएगा वो लगभग 40 से 45 मिनट का रहेगा, 40 से 45 मिनट का, जिसमें आज तक मैंने जितना भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है सब उसमें कवर किया जाएगा। तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा और इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। यदि उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो देखिए पीडीएफ जो है, पीडीएफ पे आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। तो यदि आप 5th सेमेस्टर से आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना है तो आपको 99 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के लिए। और आपको यदि एक सब्जेक्ट का लेना है तो 19 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को भी पता नहीं, सब लोग फ्री बोलते हैं। तो देखिए मेहनत बहुत ज्यादा लगता है नोट्स बनाने में, और अभी मैं यूट्यूब से आज तक कुछ मिला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पीडीएफ पे 99 रुपये चार्ज बहुत ज्यादा नहीं है। और अदर चैनल पर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट का 50 रुपये लेते हैं, ठीक है। पर सब्जेक्ट का 50 रुपये लेते हैं, और मैं ऑल सब्जेक्ट का 99 रुपये ले रहा हूँ। उसके बाद उसके साथ साथ आप लोगों को देखिए मैं एग्जाम बेस का जो भी जाएगा उसको दूंगा, ठीक है। नोट्स एग्जाम बेस, उसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं 99 रुपये ले लिया तो ऐसे ही छोड़ दूंगा। और अदर चैनल पर क्या होता है 50 रुपये ले लेते हैं। मैं अदर चैनल की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ 50 रुपये लेंगे पर नोट्स के, और उसके बाद आप लोगों से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन मैं लूंगा तो उसके साथ आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।